वीडियो रिकॉर्ड करना। आज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। ये डिस्कशन बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा जो परीक्षा हुई थी उसका मेंस का क्वेश्चन है। पीटी का डिस्कशन करा के यूट्यूब पे डाल दी गई है और ये पूरी तरीके से मेंस का क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से कराई जा रही है। सर ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदेश्वर पाठक, इनका वर्तमान में देहांत हो गया, निधन हो गया, इसीलिए करण का दृष्टिकोण से पूरी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वरी पाठक को जानते हैं। बिंदेश्वरी पाठक का जन्म बिहार के वैशाली जिला में 1943 में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य की दिशा सुधारने के लिए सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की। 1991 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हो गई। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से है। 7 बीमारियों का एक टीका दिया जाता था, उसी से संबंधित मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी और मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 7 टीका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, टीबी, हेपेटाइटिस बी लगाने का पूरी तरीके से प्रावधान हुआ करता था। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं 5 जून को। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन होने के परिणाम स्वरूप 5 जून 1973 को सबसे पहली बार पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किया गया। आइए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया। पहला बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया। 1973 में भी मनाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये प्लास्टिक पोल्यूशन को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। 1 जुलाई 2019 को प्लास्टिक पोल्यूशन पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वीडन स्टॉकहोम मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस 1972 के परिणामस्वरूप किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरियो शहर ब्राज़ील में हुआ था। इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना बनाई गई थी। इसको एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। रियो प्लस 10 यानी कि रियो में जो 1992 में हुआ, 1992 के बाद 10 वर्ष के बाद जोहान्सबर्ग 2002 में किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित किया गया। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जानते हैं। रियो प्लस 20 यानी कि 20 साल के बाद किया गया 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसमें हरित अर्थव्यवस्था पर कवायद करने के लिए PAGE नामक संस्था का निर्माण किया गया। क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2026 में फीफा वर्ल्ड कप USA, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। यानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको 3 शहर में आयोजित किया जाएगा। 2022 में फीफा का आयोजन कतर में किया गया था। कतर की राजधानी वर्तमान में दोहा है। 2026 फीफा विश्व कप USA, कनाडा, मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया था। अर्जेंटीना जीता था और उप विजेता इसमें फ्रांस रहा था। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। विजेता स्पेन और उप विजेता इंग्लैंड। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में आयोजित किया गया। इसकी विजेता भी स्पेन और उप विजेता कोलंबिया रहा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम। मस्तिष्क के बारे में ध्यान रखिएगा कि मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। मस्तिष्क में एक भाग होता है सेरेब्रम और एक होता है सेरेबेलम। एक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि और एक होता है मेड्यूला। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यानी कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने वाला पॉइंट हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। सेरेब्रम में ज्ञान, बुद्धि, चिंतन शक्ति, जो भी हमको कुछ ना कुछ याद है वो सारा हमारे सेरेब्रम में स्थिर है, इकट्ठा है। सेरेबेलम से शारीरिक संतुलन बनता है। कोई व्यक्ति दारू पीता है तो दारू पीने वाले व्यक्ति का सेरेबेलम नामक पार्ट खराब हो जाता है और सेरेबेलम शारीरिक संतुलन बनाने में सहायता प्रदान करता है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम, इसको प्रमस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क का 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का मतलब आगे वाला भाग, मध्य का मतलब बीच वाला भाग और पश्च का मतलब पीछे वाले भाग।
अग्र मस्तिष्क को हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं, सेरेब्रम कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा रखता है। मानव में किसी बात को सोचने समझने शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय, अनुभव जैसी क्रिया सेरेब्रम नामक पार्ट में पूरी तरीके से की जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि मंत्री परिषद का आकार होता है। मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के सीट का 15%। जितना लोकसभा का सीट है उसका 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं। पहले क्या था ना कि बहुत सारे लोग मंत्री बना देता था, सब मंत्री का पैसा देना होता था। इसके बाद नियम बना दी गई कि लोकसभा के सीट का 15% से ज़्यादा मंत्री को नहीं रख सकते हैं। इस नियम बनाया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कि 15% ही वर्तमान में मंत्री रखना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। राज्यों में मुख्यमंत्री की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% अधिक नहीं हो सकती है, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है। किसी किसी राज्य में विधानसभा का सीट अगर कम होता है तो न्यूनतम 12 को मंत्री आपको रखना होगा। दिल्ली विधानसभा में 10% का दायरा पूरी तरीके से बताया गया। क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। तो डीआरडीओ का मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था। नासा एक संस्था के रूप में भी काम करता है। नासा का स्थापना भी 1958 और डीआरडीओ का भी स्थापना 1958 में किया गया था। लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य एक चालक रहित विमान के रूप में याद रखा जाता है। आगे देखिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है। लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य सबसोनिक हवाई प्रणाली है। इसका जो विकास किया गया था डीआरडीओ के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान एडीई द्वारा विकसित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया गया। यह 1.5 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्य को भेज सकता है। क्वेश्चन आगे है कि डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया था, हम बता दिए। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष वर्तमान में समीर बी कामत है। भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील यानी कि भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील का निर्माण, गोखुर झील है जो कांवर झील कहाँ पे है, बेगूसराय में। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील गोखुर झील, कांवर झील कहाँ पे है, ये बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील को एशिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील गोखुर झील के रूप में याद रखा जाता है। यह बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील बिहार की पहली और देश की 49वीं रामसर साइट है। बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील और कांवर झील वर्तमान में कहाँ पे है, बेगूसराय बिहार में। हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। इस ऑप्शन के अनुसार मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच काटती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी। आइए समझते हैं। प्रश्नानुसार कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री द्वितीय कोणीय दूरी को कहा जाता है। 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन 8 राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। कर्क रेखा को भारत में माही नदी 2 बार काटती है। बूढ़ी गंगा किसकी सहायक नदी है, तो बूढ़ी गंगा गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है और बूढ़ी गंगा भी गंगा की सहायक नदी है। गोमती भी यमुना के सहायक नदी है। गोमती नदी के बारे में क्वेश्चन बनता है कि गोमती नदी मैदानी भागों से निकलकर गंगा की एकमात्र सहायक नदी। सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बूढ़ी गंगा गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंगा सोमेश्वरम श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। सोमेश्वरम की पहाड़ी पूरी तरीके से पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसकी सहायक नदी मानस, बालोड़, तिऊड़, धनौती आदि है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी उत्तर दिशा यानी कि बाएं किनारे पर गंगा के सहायक नदी रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोसी, महानंदा आदि नदी है। दक्षिण यानी दिशा दाएं किनारे पे कौन कौन सी नदी गंगा में मिलती है, टोस नदी, जमुना नदी, कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, किऊल नदी। रामगंगा नदी के बारे में याद रखना है कि रामगंगा नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। हेलिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी निकलती थी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी के बारे में याद रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से 2 नदी निकलती है। एक नदी का नाम है सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है जो गंगा की सहायक नदी है।
और अमरकंटक की पहाड़ी से ही नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध बन रहा था तो नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के नेतृत्व में शुरू किया गया था। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों से टकराकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे? जबलपुर में नर्मदा नदी पर पूरी तरीके से बनाई गई है। ओसरंग नर्मदा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। तावा, बंजर, शेर आदि इसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन है कि बंगाल की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को कब मिला? बंगाल की दीवानी का अधिकार इलाहाबाद की संधि से मिला था। इलाहाबाद की संधि से ही पूरी तरीके से पूरा दीवानी प्राप्त हो गया था। दीवानी का मतलब अधिकार प्राप्त हो गया था। शाह आलम द्वितीय के अंतर्गत ही पूरी तरीके से दिया गया था। बंगाल की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि के द्वारा प्राप्त हुआ। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य किया गया था। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी का मतलब कि व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने स्वीकार कर दिया। कंपनी अवध के नवाब से कारा और इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था। क्वेश्चन याद रखना है कि अवध का संबंध लखनऊ वाला क्षेत्र हुआ करता था। अवध का जो संस्थापक था सआदत खां था। अवध का संस्थापक सआदत खां और अवध का अंतिम नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। चुनाव आयोग की स्थापना का संबंध किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। चुनाव आयोग की जो स्थापना है ना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसी के अंतर्गत 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाने के पीछे का कारण है कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका संबंध संविधान में होता है। किसी न किसी अनुच्छेद में लिखा जाए तो उसको संवैधानिक संस्था कहा जाता है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन निर्देशन करने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग के पास होती है। किसी भी पार्टी को जो मान्यता प्राप्त होता है राजनीतिक पार्टी के रूप में, उसको भी मान्यता चुनाव आयोग ही देता है। आगे देखते हैं। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम करता था जिसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की। हालांकि 1990 में उपरोक्त दोनों निर्वाचन आयुक्त के पद को समाप्त करके वह स्थिति पहले की तरह से हो गई। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है जिसमें एक निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त काम कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के पास समान शक्तियाँ होती हैं। उनके वेतन भत्ते एक दूसरे लाभ भी समान होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। जब मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है, आयोग बहुमत द्वारा आधार पर निर्णय करता है। मुख्य निर्वाचन आयोग की जो पीरियड है 6 साल और 65 साल है, इस बात को ध्यान रखना है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में भी कई बार। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहे थे सुकुमार सेन। और भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश BS रामा देवी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक रही। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और वर्तमान में RBI के गवर्नर भी 25वें नंबर के हैं, शक्तिकांत दास। नंबर दोनों लोगों का 25 है। निर्वाचन आयुक्त का भी 25 और RBI के गवर्नर का भी सीक्वेंस 25 है। राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बना सकती है? राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होगा, राज्य में
पूरी तरीक़ा से ज़रूरी है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है। एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें बनाया जा सकता है, नहीं तो अन्यथा राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार ही बनाती है, लेकिन एक ऐसा समय होता है जब केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून तब बना सकती है जब राज्य सूची द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दी जाए। संविधान में राज्यसभा में 4 विशेष शक्तियाँ प्राप्त की गई है जो लोकसभा के पास नहीं है। यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने का अधिकार कर सकती है। यह संसद को नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है अनुच्छेद 352 के तहत, यानी राज्यसभा के पास ये पूरी तरीक़ा से अधिकार होता है। राज्यसभा के पास अधिकार नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना अनुच्छेद 312 के अंतर्गत है। केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, यानी कि उपराष्ट्रपति के प्रति अगर महाभियोग लगता है तो राज्यसभा में ही ये प्रक्रिया शुरू होती है अनुच्छेद 67 के तहत। यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी अथवा लोकसभा का विघटन हो गया हो, इसकी स्वीकृति निश्चित अवधि से लेकर होता है, तब आपातकाल की घोषणा के लिए राज्यसभा के अनुमोदन पर प्रभावी होगा अनुच्छेद 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। कुछ लोकसभा की विशेषता है, आइए पढ़ लेते हैं। संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्ति प्राप्त है जो राज्यसभा के पास नहीं है। धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 310 में है। यह प्रथम बार लोकसभा में ही प्रस्तुत करते हैं। अगर राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत करता है या संशोधित नहीं करता है तो 14 दिन में हम लोग पास समझते हैं। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, इसे अनुदान या मांग नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा में ही पारित होता है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। लेकिन अगर बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में और 97 डिग्री पूर्वी पूरी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश वाले भाग को वालांगू कहा जाता है और गुजरात वाले भाग को गोड़ मोता के रूप में याद रखा जाता है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत पूरी तरीक़ा से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% रखता है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933। भारत की तटरेखा की लंबाई द्वीप सहित 75 से 16.6 किलोमीटर और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कोल है जो लद्दाख में है, और भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है, और भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो गुजरात में है, और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, और भारत की सबसे छोटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सा है? सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर परत कौन कौन सा है। सबसे निचला परत का नाम क्षोभ मंडल, तब समताप मंडल, तब मध्य मंडल, तब आयन मंडल, तब बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, मध्य मंडल को मेसोस्फियर कहा जाता है, और आयन मंडल को आयनोस्फियर कहा जाता है, और बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर के रूप में याद रखा जाता है। इंग्लिश पूछा है तो पराबैंगनी किरण स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में पूरी तरीक़ा से पाया जाता है, इस बात को ध्यान रख लेना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेटोस्फियर का मतलब समताप मंडल में पराबैंगनी किरण ने ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत की कुछ विशेषता है। वायुमंडल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल के बारे में पूरी तरीके से बात कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का सबसे निचला परत संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल के रूप में याद रखा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर है। यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर और विषुववृत्त पर 18 किलोमीटर ऊंचाई में विस्तृत है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल
तड़ित झंझा, चक्रवात आदि उठते हैं। इसमें प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर पहुंचने पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी के नीचे अगर 32 मीटर जाएंगे, पृथ्वी के नीचे 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा, पूरी तरीक़ा से बढ़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। हम लोग पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान घट जाता है, वायुमंडलीय दाब भी घट जाता है, तापमान भी घट जाता है, अपना वजन भी घट जाता है। जब ऊपर बढ़ेंगे, चंद्रमा पर जाएंगे तो पूरी तरीक़ा से वजन भी घट जाएगा। क्षोभ मंडल समताप मंडल से ट्रोपोपॉज़ के द्वारा अलग होता है। आइए पूरी तरीक़ा से देखते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यहाँ देखिए समताप मंडल के बारे में थोड़ा सा। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। धरातल से इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। इस मंडल में किसी प्रकार की मौसमी घटना नहीं घटती है। तापमान समान होता है। ओजोन परत पाया जाता है। एरोप्लेन इसमें उड़ाया जाता है। ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर में पूरी तरीके से होती है और ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकने का भी काम करता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है और ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। समताप मंडल मध्य मंडल से स्ट्रेटोपॉज़ के द्वारा अलग होता है। मध्य मंडल का जो ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर तक है। मध्य मंडल आयन मंडल से मेसोपॉज़ के द्वारा अलग अलग होता है। आयन मंडल आयनोस्फीयर के रूप में याद रखा जाता है। आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के मध्य होता है। कुछ स्रोत में इसका विस्तार 640 किलोमीटर माना गया है। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कण प्रगणता एवं आयन मंडल रेडियो तरंग उत्पन्न होती है। संचार व्यवस्था के लिए सबसे उत्तम है आयन मंडल। बहिर्मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। आयन मंडल के ऊपर सूर्य सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है और पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस जैसी परिघटनाएं आयन मंडल में घटित होती है। यह एक प्रकार का सौरिक तूफान या निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग होता है, पर एक प्रकार का चमक है। जैसे वहाँ ऑरोरा ऑस्ट्रेलियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस एक प्रकार का चमक के रूप में उठता है, हमेशा जो प्रकाशीय तरंग चमक के रूप में निकलता है। क्वेश्चन देखते हैं कि सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाया जाता है। राम जी का जन्म चैत महीना में नवमी के दिन हुआ है। चैत महीना में यानी फागुन के बाद चैत आता है। फागुन का मतलब होली और होली के बाद चैत की शुरुआत होती है। चैत में नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था और माता सीता का जन्म वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को हुआ था। उसी चैत में नवमी को राम जी का जन्म और उसी चैत महीना में जो पूर्णिमा दिन होता है उस पूर्णिमा के दिन भगवान बजरंग बली का जन्म हुआ था। यानी बजरंग बली का जन्म पूर्णिमा के दिन नवमी में ही हुआ है। सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीने का नाम चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, फागुन के रूप में याद रखिएगा। चैत महीना हिंदू नववर्ष की शुरुआत महीना है और अंतिम महीना को फागुन के रूप में याद रखा जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कौन सा है। अलग अलग प्रकार का बादल और बादल बनता है बादल बनता है क्षोभ मंडल में और सबसे ऊंचाई पर स्थित बादल को पक्षाव बादल के रूप में याद रखा जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर होने वाला बादल को पक्षाव बादल के रूप में याद रखा जाता है। बादल को 10 उप वर्गों में बांटा गया है। सबसे उच्चतम बादल 6000 मीटर से 20,000 मीटर तक है। पक्षाव बादल सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह सफ़ेद रेशम की भांति कोमल बिखरे बादल होते हैं। ये हिमकण से बने होते हैं, इसलिए इसमें वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यह मेघ दिखाई पड़ता है, इसलिए इस मेघ से चक्रवात आने का सूचना मिल जाती है। पक्षाव मेघ एक प्रकार का होता है। कपासी मेघ होता है। कपासी मेघ पूरी तरीके से कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि यह सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोले की भांति दिखाई पड़ती है तथा प्रायः समूह में लहरों में दिखाई देती है। उच्च स्तरीय बादल भी होता है। यह भूरे अथवा नीले रंग की चादर की तरह से फैला होता है। आगे देख लेते हैं पूरी तरीके से। बादल से संबंधित कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। बादल की गति नेफ्रोस्कोप से मापी जाती है और बादल अति न्यून घनत्व यानी कि सबसे कम घनत्व के कारण ही पूरी तरीके से आसमान में तैरता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को तो नीला ग्रह कहा ही जाता है। नीला ग्रह के साथ साथ पृथ्वी के ग्रह साथ साथ नेपच्यून को भी कहा जाता है, यानी कि वरुण ग्रह को भी नीला ग्रह के रूप में याद रखा जाता है। वरुण ग्रह पर मौजूदा मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश का अवशोषण करके वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है।
सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। इसका वायुमंडल अति घना है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान है। इसके प्रमुख उपग्रह टिटॉन और नेरिड है। शुक्र का मतलब वीनस, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र का पलायन वेग और पृथ्वी का पलायन वेग दोनों का बराबर होता है, यानी कि शुक्र और पृथ्वी दोनों का पलायन वेग बराबर होता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह के रूप में याद रखा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में याद रखा जाता है। शनि गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह के रूप में होता है। शनि के पास वलय पाया जाता है। उस वलय को सबसे पहले गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार करके देखे थे। और अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, और अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी और लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, किसने गति के नियम का प्रतिपादन किया था? गति का नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था। न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति का सिद्धांत के बारे में बताए थे। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम सबसे पहले गैलीलियो नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, और न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिल जाती है। जड़त्व का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहेगा जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। जड़त्व का सीधा संबंध द्रव्यमान से होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्वेश्चन बनता है कि अगर एक कार जा रहा है और एक ट्रक जा रहा है, इसमें किसका जड़त्व अधिक होगा? तो ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा है तो ट्रक का जड़त्व ज़्यादा होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व भी ज़्यादा होगा। न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है और बल की परिभाषा में मिलती है। लेकिन बल की प्रकृति न्यूटन के तीसरे गति नियम से मिलती है। याद रखिएगा कि बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलती है, बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलती है, और तृतीय गति नियम से क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन बल की प्रकृति न्यूटन के तीसरे गति नियम से मिलती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम का कुछ एग्जाम्पल है। पेड़ की टहनी से हिलाने पर फूल टूट के गिर जाता है, पका हुआ आम भी नीचे गिर जाता है। कंबल को हाथ से पीटते हैं तो धूल कण बाहर निकल जाता है। गोली मारने से कांच में छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने से टूट जाता है। ये न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है। रुकी हुई गाड़ी अगर अचानक चल पड़े तो यात्री पीछे की तरफ झुक जाता है, और चलती हुई गाड़ी अगर अचानक रुक जाए तो व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। ये सारा न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व कहने का मतलब है कि अगर बस चल रहा है अचानक रुक गया तो गति का जड़त्व। घोड़ा गाड़ी या ट्रक या बस रुका हुआ है अचानक चल दे तो विराम का जड़त्व। जब अचानक चल देगा व्यक्ति पीछे की तरफ झुकेगा, और जब बस चल रहा है रुकेगा तो व्यक्ति आगे की तरफ झुकेगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, F बराबर m में। m का मतलब द्रव्यमान होता है, F का मतलब बल होता है और A का मतलब त्वरण होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इस बात को भी याद रखना है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन आरोपित बल के दिशा में काम करता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का कुछ एग्जाम्पल है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है। हाथ को पीछे खींचने से समय बढ़ जाता है और समय बढ़ने से चोट उसको कम लगता है। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद और टेनिस खिलाड़ी गेंद को कैच करने से आसान हो जाता है। आगे देख लीजिए, अधिक गहराई पर कील गाड़ने पर भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। न्यूटन के तीसरा गति नियम को क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया करते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, दीवार पे मारिएगा तो चोट लगेगा, और चोट लगने का कारण भी न्यूटन का तीसरा गति का नियम है। नाव से अगर आप कूदते हैं तो जितना आप आगे जाइएगा उतना ही नाव पीछे की तरफ जाएगा। बंदूक से गोली चलाइएगा तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगेगा। ये सब न्यूटन के तीसरे गति का नियम है। न्यूटन के तीसरे गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के तीसरे गति नियम का कुछ एग्जाम्पल है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे पर जमीन से कूदने पर नाव का पीछे जाना, ऊंचाई पर से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना और नाव के लिए बांस का पीछे खींचना। ये सारा पूरी तरीक़े से न्यूटन के तीसरे लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधा करता है और जो प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाता है उसको स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी का शाब्दिक अर्थ स्व का मतलब अपना होता है और पोषी का मतलब पोषण होता है। जो अपना खाना स्वयं बनाने इसको स्वपोषी के रूप में याद रखा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल पेड़ का पत्ता क्लोरोफिल के कारण हरा होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है, इस बात को भी याद रखना है। पेड़ के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड भूमि से जल अवशोषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जल सहायक बाई प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित होती है। पौधों में होने वाली यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण संपन्न होती है। ग्लूकोज का सूत्र थोड़ा देख लीजिए, C6H12O6। पर्णहरित का मतलब क्लोरोफिल होता है। पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। पौधे की जिन कोशिकाओं में पर्णहरित उपस्थित होता है केवल वही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेती है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग है पेड़ का पत्ता। पेड़ के पत्ते को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। वहीं पे खाना बनाते हैं और खाना बना के याद रखिएगा, छोटा सा एग्जाम क्वेश्चन बताते हैं कि पेड़ अगर हम लोग पूरी तरीक़ा से बनाते हैं, ये पेड़ है, पेड़ के पास जड़ होगा, जड़ के पास जल होगा और यहाँ पेड़ के जड़ में एक जाइलम नामक टिश्यू होता है। तो जाइलम नामक टिश्यू जल को ऊपर तक पहुँचाएगा, किसके पास? पत्ता के पास। पत्ता खाना बना के फ्लोएम नामक टिश्यू के कारण जड़ के पास पहुँचा देगा और जड़ के पास स्टार्च के रूप में भोजन संचित भी हो जाता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पेड़ पौधा में खाना किसके रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है और स्टार्च का पाचन मानव करता है, इसीलिए बहुत सारे पेड़ के जड़ में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च से कैप्सूल का कवर भी बनता है। कैप्सूल खाने के बाद हम लोग पचा लेते हैं, इसी के कारण कैप्सूल का कवर स्टार्च का बना होता है। आगे देखिए, पौधे में पर्णहरित हरी पत्तियां में पाया जाता है। इसका कारण पौधे को प्रकाश संश्लेषी अंग के रूप में याद रखा जाता है। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। नोट, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे कुछ जीवाणु में घटित होती है। नीलहरित शैवाल, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला सबसे पहला जीव का नाम है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण करता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण शैवाल के माध्यम से होता है, क्योंकि पृथ्वी पर सर्वाधिक समुद्र है और समुद्र में शैवाल है और शैवाल ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायता प्रदान भी करता है। शैवाल और हाइड्रिला जो प्रायः जल में मिलते हैं, इसका पूरा शरीर प्रकाश संश्लेषी अंग का पूरा शरीर प्रकाश संश्लेषी भी होता है। क्वेश्चन बेहतर है, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन 24 नंबर, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी के रूप में अपघटक को कहा। 3 प्रकार का पॉइंट, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक का मतलब कि जो उत्पादन करेगा, उपभोक्ता का मतलब जो खाएगा पिएगा और खाने पीने के बाद इन सब को अपशिष्ट पदार्थों में मिलाने का काम अपघटक करता है। अपघटक को सफाई कर्मी कहा जाता है। जब मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत नहीं किए थे, उसके पहले भी अपघटक काम करता था, यानी कि अपघटक हमारे वायुमंडल को साफ करने का काम करता है। अपघटक मृत जीवी का उदाहरण है। मरा हुआ वस्तु को खा के और अपना जीवन यापन करता है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको मिट्टी बनाने का काम करता है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक पेड़ पौधे और उपभोक्ता के मृत शरीर में अपना भोजन प्राप्त करता है। जटिल कार्बनिक यौगिक को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ को साधारण यौगिक में अपघटित करके इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक के अंतर्गत जीवाणु और कवक आते हैं। कवक पूरी तरह से मृत जीवी है और कवक अपघटक के रूप में काम करता है। मशरूम भी एक प्रकार का कवक है। उस मशरूम में सर्वाधिक प्रोटीन भी पाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बनाकर, ऐसे जीव पौधे स्वपेशी और प्राथमिक उत्पादकता कहलाते हैं। स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्रायः जड़ युक्त पौधे, शाक, झाड़ी, वृक्ष, जबकि गहरे जल पारिस्थितिकी तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन नामक पौधे आते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता के रूप में याद रखा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत
जो भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे बकरी, खरगोश, ऊँट। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जो पोषण के लिए शाकाहारी पक्षी पे आधारित होते हैं, जैसे सांप, भेड़िया। तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत वे उपभोक्ता जो प्राथमिक और द्वितीयक पे अपना उपभोग करते हैं, बाज, शेर और बाघ।